राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है। 23 तारीख को परिणाम आने वाला है। उसके पहले यहाँ पर नेताओं की जिस तरह से धड़कनें बढ़ी हैं, वैसे पत्रकार भी अपने अपने हिसाब से चीज़ों का आकलन कर रहे हैं। जो वहाँ फील्ड में गए थे, जो ग्राउंड पे गए थे, जिन विधानसभा सीटों का उपचुनाव उन्होंने देखा है, उसी तरीके से हमारे साथ यहाँ पर 3 पत्रकार मौजूद हैं जिन्होंने 84 सोलुम्बर दोनों का दौरा किया है और हम दोनों सीटों का एग्जिट पोल इनसे एक साथ जानना चाहेंगे। किस तरीके से आपने देखा 84 विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा था? जयपुर में बैठा हुआ हर व्यक्ति कहता है कि वहाँ पर बात बहुत मजबूत थी। आपको क्या दिखा वहाँ? देखिए, मैं सोलुम्बर में गया और सोलुम्बर में जो लोगों से बात हुई हमारी, तो लोगों ने कहा कि ये पहली बार इतिहास में होगा कि शायद जिनका निधन हुआ विधायक का, अमृतलाल मीणा का, तो उनकी वाइफ को टिकट दिया गया, शांता देवी को। लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है कि हर जगह सहानुभूति वोट मिलते हैं विधायक के ख़त्म होने पर, लेकिन जितेश कटारा से जब हमने बात की तो जितेश कटारा ने कहा कि जो महिला बोल नहीं पाती है, सड़क का सह बोल नहीं पाती है, वो विधानसभा में यहाँ की समस्याओं के लिए क्या बोलेगी। और क्योंकि मैं निर्दलीय होकर 50,000 वोट लेकर आया था उस वक्त और अब मैं पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पहली बार राजस्थान के इतिहास में होगा शायद सहानुभूति वोट बीजेपी बटोरने में नाकाम साबित हो सकती है वहाँ से, क्योंकि उनको मेहनत की, क्योंकि बीजेपी के बहुत कम कार्यकर्ता उनके साथ लगे थे। और ख़ासकर अगर देखा जाए, जैसा कि हम एक विधायक की मौत के बाद में जो उपचुनाव हुए, उसके बाद में मुझे जो लगा वहाँ पर शायद स्थिति टक्कर की है। वहाँ पर अगर सहानुभूति वोट अगर पकड़ने में कामयाब हो पाती है भाजपा तो शायद जीत सकती है, लेकिन अभी भी कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगा कि वहाँ पे जितेश कटारा बाप जीतती है, कांग्रेस तो तीसरे नंबर पे वहाँ पे। सोलुम्बर में आप बाप और भाजपा की लड़ाई मानते हैं। 84 में क्या देखा आपने? किन मुद्दों को देखा? क्या लड़ाई दिखी आपको वहाँ? देखिए, 84 के अंदर में हमारी राजकुमार रोज से बात हुई और क्योंकि वो जगह जगह जाके छोटी छोटी सभाएं कर रहे थे, एक एक गांव के लोगों टच कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर क्या है, पहाड़ी इलाका है, तो इसलिए एक साथ आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते पैदल। तो उन लोगों ने क्या है, एक टीम बना के लोगों को एक जगह, समतल जगह पे इकट्ठा करके लोगों को बताया कि कैसे काम होता है, कैसे हम काम कर रहे हैं और आपको वोट देना चाहिए। जो अलग आदिवासी प्रदेश की, जो भील प्रदेश की मांग चल रही है, लोगों को डाइवर्ट, और गाँव प्रदेश की मांग वहाँ दिखी आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, भील प्रदेश की मांग, क्योंकि वो जिससे भी मिल रहे थे जय जोहार करके मिल रहे थे। उनका अभिवादक का जो शब्द था जय जोहार, क्योंकि हम किसी समय पे जय जोहार झारखंड में सुनते थे, वो शब्द अब शायद जो डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड का जो एरिया है वहाँ पे हमें सुनाई में दिया जय जोहार, जो गले मिल रहा है वो जय जोहार। तो राजकुमार का कहूँ कि मौजूदा सांसद भी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद जो 84 सीट राजकुमार रोत के विधानसभा लोकसभा चुनाव में जो खाली हुई थी, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद वहाँ पर बाप की और बीजेपी की टक्कर है। लेकिन क्योंकि जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो भोपा है एक, एक्चुअली जो बताया गया, वो जादू टोना वगैरह करते हैं, झाड़ फूक करते हैं वहाँ। झाड़ फूक वगैरह करते हैं, तो उनका आम जनता पर, आम लोगों पर कितना असर होगा, कितने लोग उनकी बातों को मानते हैं, कितने लोग उनके शक्ल पे वोट देते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगा। लेकिन हाँ, टक्कर इन दोनों की जगह बराबर है। और ये मान के चलिए कि अगर वहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी अगर जीतती है तो दोनों ही पार्टियों के लिए शायद भविष्य के लिए ये जो बेल्ट है ये शायद इनसे बिछड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ बीजेपी कांग्रेस को दोबारा स्थापित होने के लिए शायद वापस पुरजोर तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय जरूर आए वहाँ पर बांसवाड़ा से, लेकिन मुझे लगता नहीं उनका कोई असर देखने के लिए मिलेगा मुझे। अब समझ लेते हैं दोनों सीटों पे आपके हिसाब से किसकी जीत दिखाई दे रही है? चूँकि वहाँ पर जैसा आप बता रहे हैं, रोत का 84 गढ़ है, बन गया है 2 बार से, और अमृतलाल मीणा 3 बार से चुनाव जीतते आए हैं सोलुम्बर से। तो आपके हिसाब से इस एग्जिट पोल में कौन जीत रहा दोनों जगहों पे? देखिए, बिल्कुल अगर एग्जिट पोल की बात की जाए, कि जैसा कि मैंने कहा कि अगर अमृतलाल मीणा की अगर धर्मपत्नी की जगह अगर उनकी बेटी को देते, पढ़ी लिखी थी वहाँ पर, तो लोगों से जब हमने बात की, लोगों ने कहा कि बोले कि यार इनको बोलना नहीं आता है। हमने भी उनसे 1 to 1 किया, उनको बोलना नहीं आता, क्योंकि जितने भी राजस्थान के नेताओं की अगर बात की जाए तो उन्होंने भजन लाल जी का नाम कम और मोदी का नाम ज़्यादा लिया, क्योंकि उपचुनाव है, तो मोदी के दम पर ही अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं फिर तो एक बात अलग है। सोलुम्बर मतलब बीजेपी जीत सकती है 50-50 है। और 84 में 50 मैं मानता हूँ, 80-20 का रेशा मानता हूँ। 80 किसको मानते हैं आप? मैं बाप को मानता हूँ। मतलब आपके हिसाब से बाप की एज है वहाँ पर? हाँ, बिल्कुल है। तो आपके हिसाब से सोलुम्बर बीजेपी और बाप, और 84 में बाप जीतती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल बाप जीतते, क्योंकि वहाँ पे जो निर्दलीय उम्मीदवार है ना, आप देखिए समीकरण कि वो निर्दलीय होकर 52,000 वोट लेके आया था पिछली बार इसी विधानसभा चुनाव में। तो उसने कहा कि मेरी गिनती आप 52,000 एक से गिनिए, क्योंकि अब मैं बाप पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं टक्कर तो दे ही रहा है। और जिस हिसाब से जितेश कटारा एक अच्छा वक्ता है बोलने में, तो मुझे लगता है कि शायद वो वक्ता की गिरी के अंदर अगर देखा जाए बातों में, तो वो शांता देवी से तो बहुत ऊपर दर्जे का आप मानते हैं उसकी जीत हो सकती है? हाँ, हो सकती है। देखिए, इनके हिसाब से बाप
दोनों जगह फाइट में है। सलूम्बर बीजेपी जीत सकती है, और लेकिन 84 इनके हिसाब से एज में है बाप, और वहाँ चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। आपके हिसाब से आप दोनों सीटों पर गए थे, ग्राउंड आपने कवर किया, क्या दिखा आपको? क्या जो मनोज जी कह रहे हैं उससे सहमत हैं आप? देखिए, उपचुनाव में सहानुभूति का मुद्दा तो रहता है, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। और चूंकि बात हो रही है शांता देवी की, तो राजस्थान में ऐसे कई महिला नेताओं के, और नॉट ओनली महिला नेता बल्कि पुरुषों में भी ऐसे कई नेता है। भजनलाल शर्मा कुछ खुद अच्छे वक्ता नहीं है, लेकिन जनता ने उनको जिताकर भेजा। शांता देवी के साथ ये दिक्कत रही, और ये सिर्फ दिक्कत नहीं हुई, सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस भी वायरल हुए जिसमें वो एमएलए की फुल फॉर्म भी नहीं बता पाई। लेकिन इन सब के बावजूद अमृतलाल मीणा की वो पूरी एक मेहनत है, उनकी पूरी राजनीतिक विरासत है, वहाँ पर वो जाजम के नेता वहाँ पर माने जाते हैं, तो उसका एक एडवांटेज है। वो शांता देवी के साथ में इस बार चुनाव में उनको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन जितेश कटारा है, वो युवा नेता है, पिछली बार निर्दलीय के रूप में अच्छा काम किया, और राजकुमार रोत और पूरी बाप पार्टी के इस बार उनको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिला। तो ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो चुनाव है वो युवा वोटर जो है वो एक तरफा जितेश कटारा के समर्थन में थे। लेकिन चूंकि यहाँ पर मामला अमृतलाल मीणा का आ जाता है, इस वजह से उसमें थोड़ी बहुत कटौती युवा वोटर्स में जो वो वोट हैं वो शांता देवी के पक्ष में गिरे, और साथ ही में रेशमा मीणा उतना प्रभाव नहीं डाल पाई। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हाँ, जो कांग्रेस की प्रत्याशी है, क्योंकि आखिरी वक्त तक रघुवीर मीणा उनके साथ नहीं आए। चुनाव के 2 दिन पहले अशोक चांदना ने मान मुनव्वल करके उनको एक खड़ा होकर एक फ़ोटो वोटो खिंचवाई, वीडियो जारी करवाया, लेकिन वो इतना असर नहीं कर रहा था, क्योंकि तब तक वहाँ पर 2 मजबूत कैंडिडेट आमने सामने आ चुके थे, जितेश कटारा और शांता देवी। तो मुकाबला दोनों के बीच बड़ा कड़ा है। लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट की बात की जाए, क्योंकि बीजेपी चुनाव मैनेजमेंट के दम पर जीती है, तो बीजेपी ने पूरी ताकत वहाँ पर झोंक रखी थी। सारे मेवाड़ और वागड़ के नेता वहाँ पर मौजूद थे। मैंने खुद कई नेताओं से बातचीत की, और पिछली बार उनने जो बड़ी गलती करी थी वहाँ पर कि कई बूथों पर अपने एजेंट तक नहीं बिठाए थे बीजेपी ने, इस बार वो बहुत अच्छे से मैनेज किया। तो इसी का एक जो फ़ायदा है वो बीजेपी को मिल सकता है सलूम्बर में। हाँ, सलूम्बर में वो एक फ़ायदा मिल सकता है। टक्कर जो है 50-50 की है, किसी में भी 1% कम नहीं है। लेकिन चूंकि बीजेपी की सरकार है, उनका मैनेजमेंट अच्छा है, बाप पार्टी नई पार्टी है, मैनेजमेंट में थोड़ी सी कमज़ोर है बजाय बीजेपी, तो एक उनको नुकसान हो सकता है। बाकी टक्कर दोनों के बीच बराबर की है। 84 में किसे मानते हैं आप? कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? 84 में तो साफ है कि राजकुमार रोत की अब उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं अनिल कटारा। लेकिन इस बार बीजेपी ने 84 पर जो उम्मीदवार खड़ा किया था, 2 बहुत अच्छे मुझे वहाँ पर डिसीजन देखने को मिले। एक तो जो व्यक्ति थे कारीलाल ननोमा, हाँ, वो एक तो सामाजिक और धार्मिक नेता के तौर पे वहाँ पे जाने जाते हैं कि वो एक ऐसे मंदिर के भोपा है जो झाड़ फूक करने का काम करते हैं। तो बीजेपी ने वहाँ पर लड़ाई, आदिवासी हिंदू नहीं है और आदिवासी हिंदू हैं, इस लड़ाई को वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लड़ा, और ये एक एडवांटेज है जो बीजेपी ने बहुत अच्छा वहाँ पर प्रस्तुत किया। और दूसरा, 2 महीने पहले बीजेपी ने सारे एबीवीपी के जो अच्छे लीडर्स माने जाते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम उदयपुर बल्कि जयपुर से भी, और पूरे प्रदेश भर के जो अच्छे एबीवीपी के लीडर्स हैं, और ख़ास तौर पर जो एसटी समुदाय से एससी समुदाय से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को वहाँ पर डिपोर्ट करा, और उन लोगों ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया। मेरे पास खुद रिकॉर्ड है कि पिछली बार लगभग 36 बूथों पर बीजेपी के एजेंट तक नहीं बैठे थे। इस बार बीजेपी के एजेंट भी वहाँ पर बैठे हैं, और उन्होंने खींच के वोट भी लेकर आए हैं। और इसका नतीजा अगर आपको देखना हो, इसकी एक झलक देखनी हो, तो वो भजनलाल शर्मा की जो आखिरी रैली हुई थी 11 तारीख को, उस रैली में आप भीड़ के अंदाजे को अंदाज़ा लगा सकते हैं उस भीड़ में कि वहाँ पर बीजेपी का भी जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ा है। लेकिन शायद 70,000 का जो अंतर था राजकुमार रोत वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बहुत कम होगा, नॉट ओनली कम होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि महेश रोत भी खुद अच्छे लीडर वहाँ पर हैं, युवाओं में ठीक ठाक, और उनके साथ एक महिला नेत्री है भगवती भील, उनका भी ठीक। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस में बड़े नेता कोई नहीं गए, खींवसर चले गए, झुंझुनू चले गए, दौसा चले गए, लेकिन महेश रोत को बेचारे को अकेला छोड़ दिया। अगर वहाँ पर जाते तो शायद कुछ असर हो सकता था, लेकिन वो इतनी टक्कर नहीं दे पाए, शायद जमानत बचा लें तो बड़ी बात है। तो यहाँ पर वो जो भारतीय आदिवासी पार्टी है वो पहले नंबर पर नजर आ रही है, जीत का उनका अंतर है वो कम होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर 84 में पिछली बार के मुकाबले इस बार बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, इनके हिसाब से सलूम्बर बराबर का है, और बाप जो है वो 84 में जीतती हुई दिखाई दे रही है। आप भी दोनों सीटों पर गए थे, क्या दिखा आपको सलूम्बर में? क्या लग रहा है आपको? मेरा थोड़ा नज़रिया अलग है संतोष जी देखने का, क्योंकि अगर हम इस उपचुनाव में जो भी कैंडिडेट खड़े हुए, भले ही बीजेपी के हों, बीएपी के हों या कांग्रेस के हों,
अगर हम चुनाव का परिणाम या फिर चुनाव में जिस प्रकार से कैंडिडेट उतरता है, मैं 2 लोगों का नाम लूँगा, रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल। रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ चुनाव से लेकर सांसद तक का चुनाव लड़ा, 2 में उन्हें सफलता मिली, 1 में उन्हें असफलता मिली। कहीं ना कहीं राजकुमार रोत हो या ऐसे जो युवा नेता हैं, नरेश मीणा भी हैं, उनको सबको कहीं ना कहीं रविंद्र भाटी में अपना अक्स दिखाई दिया और शायद इसी वजह से ओवर कॉन्फिडेंस वो बहुत ज़्यादा हो गए। उनके भाषणों से, ऑफ द कैमरा उनके साथ में बात करने से उनका ओवर कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। जैसा कि अभी हमारे पत्रकार साथी ने कहा कि 84 और सलूम्बर, मैं मानता हूं कि ये दोनों ही सीट कांग्रेस के लिए तो शायद कोई सी भी सीट नहीं थी, लेकिन 84 और सलूम्बर में बीजेपी ने अपना बहुत ज़्यादा दम यहाँ पर लगाया है। जो 84 सीट के जो उम्मीदवार हैं कारीराम ननोमा, जैसा कि इन्होंने बताया, वो एक मंदिर के भोपा हैं और आदिवासी अंचल में भोपा या फिर हम यूँ कहें ये जादू टोने से जो सबका इलाज करता है, उनका काफ़ी हम कह सकते हैं आदर भाव से उन्हें देखा जाता है। तो यहाँ पर बीजेपी का जो दाव है वो मुझे थोड़ा सा सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई इसलिए दिया क्योंकि आप उम्मीदवारों की अगर हम बात करें, बाप के जो उम्मीदवार हैं वहाँ पर अनिल कटारा, उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो मतलब एक वो नेता वाली जो बात होती है वो उनमें नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे अनिल कटारा नहीं, खुद राजकुमार रोत चुनाव लड़ रहे हैं। यही कर रहे थे। हाँ, जैसे खीवसर के अंदर हनुमान बेनीवाल की पत्नी नहीं, वो खुद लड़ रहे थे। अब ऐसे में जनता क्या अनिल कटारा को देख के वोट दे रही है या राजकुमार रोत को देख के वोट दे रही है? फिर वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर काम क्या हुए? हरियाणा का मैं यहाँ पर उदाहरण इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि हरियाणा के अंदर भी हम गए थे संतोष जी, और वहाँ पे जनता का जो मूड था वो ये था कि केंद्र में कौन सी सरकार है और पिछली कांग्रेस सरकार से हमें क्या हासिल हुआ और इस सरकार अगर दोबारा यहाँ पर बीजेपी बनती है तो हमें क्या हासिल होगा। ये समीकरण लोगों के दिमाग में थे और कहीं ना कहीं 84 हो या सलूम्बर हो, जो बिल्कुल जो ग्रास रूट के जो लोग होते हैं, जो डेली काम करने वाले लोग होते हैं या फिर आम मध्यम वर्गीय जो परिवार होता है, ये है कि लोग सरकार के साथ जाना चाहते 84 में। मेरे को ऐसा लगता है कि 84 में लोग कंफ्यूज्ड हम कह सकते हैं क्योंकि कुछ लोग राजकुमार रोत का युवा जोश देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको अपने कामों से मतलब है, उनकी सड़कें साफ़ सुथरी हो, उनके बच्चों को नौकरी मिले, उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी हो, जो शायद राजकुमार रोत नहीं कर पाए। जो सरकार में रहने वाला या भाजपा का जो नेता है वो अगर जीतता है उसकी बदौलत वहाँ पे कुछ काम हो सकते हैं। सलूम्बर की मैं बात करूँ, अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारा एबीपी का एग्जिट पोल है उसमें आपके हिसाब से 84 में बीजेपी चुनाव जीत सकती है क्या? बिल्कुल जीत सकती है संतोष जी। अगर हरियाणा में चमत्कार हो सकता है तो 84 में भी चमत्कार होने में कोई 84 बीजेपी जीत रही है। सलूम्बर में क्या देखा आपने? जीत रही नहीं है, मतलब जीत सकती है ऐसा मेरे को लगता है। सलूम्बर की बात करें, जैसे कि साथी पत्रकार ने बताया था, महिला जिसको सड़क का साह भी नहीं आता और लोगों ने जो उसके मीम्स बनाए, ऐसा लगता है कि वो मीम्स उनके नुकसान नहीं, उनका फ़ायदा ज़्यादा है। उस महिला का इस प्रकार से हम कह सकते हैं अपमान किया है कि ये पढ़ी लिखी नहीं है, इसे घर पर बैठना चाहिए। और भाषणों में ही कई बार जनता डिसाइड कर लेती है। और सबसे बड़ी बात, जितेश कटारा ने एक भाषण दिया था या मतलब कैमरे पे आके उन्होंने बोला था कि अमृतलाल मीणा जी पूरे सलूम्बर के नेता थे, उनके मरने का हमें भी गम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके परिवार से कोई भी खड़ा हो जाए। और फिर जो मीम्स जो शांता देवी के जो बने, कहीं ना कहीं वो उनके पक्ष में जाते मेरे को दिखाई दे, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि जो बाप के जो उम्मीदवार हैं जितेश कटारा, उनके साथ राजकुमार रोत, उनका पूरा अमला यहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन शांता देवी खुद अपनी बेटी के साथ और अपने जो उनके जो कुछ खास जो लोग हैं उनके साथ वो घर घर जाकर एक एक घर पे जाके दस्तक दे रही थी, उनसे बात कर रही थी। और कांग्रेस की रेशमा मीणा क्योंकि बागी होकर पिछली बार चुनाव लड़ी थी, इस बार कांग्रेस से लड़ रही है, तो सलूम्बर और 84 दोनों में कांग्रेस कहीं पर जगह आप किसको मान रहे हैं? आपके हिसाब 84 तो आपने कहा कि बीजेपी जीत सकती है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.